हेलो फ्रेंड्स, सो विल कंटिन्यू दिस प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। तो जहाँ से अपने स्टॉप किया था वहाँ से स्टार्ट करते हैं। एपीलेट ट्रिब्यूनल बता रहा है कि अब क्या होता है केस, एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी सब केस वेस देखता है, ठीक है, और वो फिर डिसीजन ले लेता है। अगर मान लीजिए इस दौरान अगर कोई पार्टी को लगा कि नहीं, एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी सही डिसीजन नहीं दिया है, सो ही कैन गो एंड अपील टू एपीलेट ट्रिब्यूनल, ठीक है। इन द सेम वे, अगर कोई पर्सन जैसे कि रिपोर्टिंग एंटिटी, डायरेक्टर, जो अपना बैंकिंग वैंकिंग वाला जो अपने पढ़े थे, ये वाला देखिए हम आपको बताते हैं। ये ऑब्लिगेशन ऑफ बैंकिंग कंपनीज, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एंड इंटरमीडियरीज, दैट इज रिपोर्टिंग एंटिटी। अगर रिपोर्टिंग एंटिटी में जो डायरेक्टर्स को पावर दिया गया था, अगर उससे कोई अगर नाराज़ है, देन ही कैन ऑल्सो गो एंड अपील टू एपीलेट ट्रिब्यूनल। सो दो केस हो जाता है, अगर एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी से नाराज़ हो या फिर डायरेक्टर से नाराज़ हो, दोनों ही केस में आप एपीलेट ट्रिब्यूनल को क्या कर सकता है, अपील कर सकते हैं। कौन अपील कर सकता है? एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी के केस में डायरेक्टर या कोई और पर्सन, ठीक है, और डायरेक्टर के केस में रिपोर्टिंग एंटिटी, ठीक है। अब कितने दिनों में अपील कर सकता है? विद इन 45 डेज, जब उसको ऑर्डर मिल गया हो, यानी कि रिसीव हो गया हो उसको ऑर्डर, एपीलेट ट्रिब्यूनल को वो अपील कर सकता है, ठीक है। नेक्स्ट, कॉन्डोनेशन ऑफ डिले। नाउ अगर सपोज अपीलेट ट्रिब्यूनल को लगा कि ठीक है 45 डेज़ के अंदर वो अपील नहीं कर पाया बिकॉज ऑफ सो रीज़न, तो फिर अपीलेट ट्रिब्यूनल चाहे तो कॉन्डोनेट भी कर सकता है, यानी कि 45 डेज से ज़्यादा एक्सटेंड भी कर सकता है। अब कितना डेज एक्सटेंड कर सकता है ये अपने लॉ में नहीं लिखा हुआ है, ठीक है, वो कितना भी डेज को एक्सटेंड कर सकता है। नेक्स्ट, passing of order. The appellate tribunal shall, after giving the parties an opportunity of being heard, pass such orders thereon as it thinks fit, confirming, modifying और setting aside the order. या तो वो बोल सकता है कि नहीं ठीक है, ऑर्डर सही है, इसको एज इट इज़ रहने दो, या फिर वो मॉडिफाई कर सकता है, या फिर ये सीधा बोल सकता है कि नहीं, इस ऑर्डर को हटा दो, ठीक है, कैंसिल कर सकता है ऑर्डर को। नेक्स्ट, द एपीलेट ट्रिब्यूनल सेल सेंड अ कॉपी ऑफ एवरी ऑर्डर, ठीक है, टू द पार्टीज टू द अपील, यानी जिस पार्टी ने अपील किया था अपीलेट ट्रिब्यूनल को, उसको भी वो ऑर्डर सेंड करेगा। द कंसर्न एजुडिकेटिंग अथॉरिटी, यानी एजुडिकेटिंग अथॉरिटी को भी सेंड करेगा। और अगर मान लीजिए एजुडिकेटिंग अथॉरिटी के बिहाफ में अपील फाइल नहीं किया गया था, तो डायरेक्टर, एज द केस में, या तो एजुडिकेटिंग अथॉरिटी या डायरेक्टर, ठीक है ना। अपील जब अपने अपीलेट ट्रिब्यूनल को फाइल करेंगे तो वो 6 मंथ्स के अंदर अंदर डिसीजन ले लेगा अपीलेट ट्रिब्यूनल, ठीक है। अब 6 मंथ्स के अंदर नहीं लिया तो ऐसा कुछ भी रूल नहीं दिया गया है अपने लॉ में, ठीक है। इसमें सीधा यही बोला है कि 6 मंथ्स के अंदर अंदर ले लेगा। नाउ नेक्स्ट, प्रोसीडियर एंड पावर्स, ठीक है, ऑफ अपीलेट ट्रिब्यूनल। ये अमेंडमेंट है, ये नया इंसर्ट हुआ है। नवंबर 20 के एग्जाम तक ये इंसर्ट नहीं हुआ था, May 21 ऑनवर्ड्स से ये इंसर्ट हुआ है, ठीक है। सो ये नया है, सो एक बार इसको रीड करने का इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये अमेंडमेंट है। द अपीलेट ट्रिब्यूनल शैल नॉट बी बाउंड, ओके, by the procedure laid by civil procedure, but shall be guided by the principle of natural justice and subject to other provisions of this act. The appellate tribunal shall have powers to regulate its own procedure, ठीक है। लेमेंस लैंग्वेज में बोले तो सिविल प्रोसीड्योर जो होता है, जिस तरीके से होता है, उससे गाइडेड नहीं होगा, बल्कि नेचुरल जस्टिस एंड सब्जेक्ट टू अदर प्रोविजंस से एपीलेट ट्रिब्यूनल डायरेक्ट करेगा अपना प्रोसीड्योर्स को, ठीक है। और एपीलेट ट्रिब्यूनल चाहे तो अपना खुद का भी एक प्रोसीजर बना सकता है उस अपील को डायरेक्ट करने के लिए, ठीक है। पॉइंट नंबर 2, द अपीलेट ट्रिब्यूनल शैल हैव फॉर द पर्पस ऑफ डिस्चार्जिंग इट्स फंक्शन अंडर दिस एक्ट द सेम पावर एज दे आर विद सिविल कोड, यानी सिविल कोड के पास जो पावर है वो सेम पावर अपीलेट ट्रिब्यूनल के पास भी होगा। किन किन मैटर्स पे होगा? पहला तो है समनिंग एंड एनफोर्सिंग द अटेंडेंस ऑफ एनी पर्सन एंड एग्जामिनिंग हिम ऑन ओथ, ठीक है, रिक्वायरिंग द डिस्कवरी और प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स। दूसरा, रिसीविंग एविडेंस ऑन एफिडेविट्स, ठीक है। नेक्स्ट इज सब्जेक्ट टू द प्रोविजन ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट, requisitioning any public record or document or copy of such record or document from any office, issuing commissions, reviewing its decisions, ठीक है, dismissing a representation for default of deciding it ex parte, कोई भी डिसीजन अगर मान लीजिए फॉल्ट हुआ है तो फिर उसके लिए डिसमिस भी कर सकता है। सेटिंग असाइड एनी ऑर्डर, ठीक है, या एनी अदर मैटर विच मे बी प्रिस्क्राइब बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। An order made by the appellate tribunal shall be executed by the appellate tribunal
एज अ डिग्री ऑफ सिविल कोड, ठीक है। एंड फॉर दिस पर्पस द एपीलेट ट्रिब्यूनल शैल हैव ऑल द पावर्स ऑफ सिविल कोड, यानी एपीलेट ट्रिब्यूनल अपना डिसीजन को एग्जीक्यूट करने के लिए जो सिविल कोर्ट के पास होता है पावर, वो सेम रहेगा, यही कह रहा है। अब नेक्स्ट पॉइंट नंबर 4 में कहता है कि एपीलेट ट्रिब्यूनल चाहे तो ऑर्डर जो वो दिया है वो सिविल कोर्ट को बोल सकता है, डायरेक्ट कर सकता है कि आप, मैंने जो ऑर्डर पास किया है उसको आप एग्जीक्यूट कर दो, ठीक है। और वो ऑर्डर जो एपीलेट ट्रिब्यूनल ने सिविल कोर्ट को दिया है उसे वो एग्जीक्यूट करेगा, ठीक है। पॉइंट नंबर 5 कहता है ऑल प्रोसीडिंग्स बिफोर द एपीलेट ट्रिब्यूनल शैल बी डीम्ड टू बी जुडिशियल प्रोसीडिंग्स, ठीक है। ये कुछ खास नहीं है, बस ये ऐसे ही रेलिवेंट नहीं है एग्जाम परस्पेक्टिव से। नाउ डिसीजन टू बी मेड बाय मेजॉरिटी, ये अपना पहले भी था, ये अमेंडमेंट नहीं है, ये पहले था। क्या कहता है कि अगर मान लीजिए जब डिसीजन लेना पड़ता है एपीलेट ट्रिब्यूनल को, तो वहाँ अगर 2 मेंबर्स प्रेजेंट है डिसीजन लेने के लिए, ठीक है, क्योंकि एक हो तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, बट अगर 2 मेंबर्स के पास डिफरेंट ओपिनियन है तो फिर क्या होगा, एपीलेट ट्रिब्यूनल एक तीसरे बंदे को अपॉइंट करेगा, ठीक है। और उसमें से 3 बंदे में से जिसका सबसे ज़्यादा मेजॉरिटी होगा उसी को अपने ऑर्डर मानेंगे, ठीक है। सिविल कोर्ट नॉट टू हैव जुरिस्डिक्शन, सिंपल सा बात है, सिविल कोर्ट एपीलेट ट्रिब्यूनल के साथ कोई पंगा नहीं ले सकता। वो मतलब एपीलेट ट्रिब्यूनल का सिविल कोर्ट के पास पावर नहीं है टू हियर द अपील, ओके। और वो उस केस को अपने अंडर नहीं ले सकता, एपीलेट ट्रिब्यूनल ही ले सकता है उस केस को। तो यही कह रहा है सिविल कोर्ट नॉट टू हैव जुरिस्डिक्शन, कोई भी सुनवाई सिविल कोर्ट में नहीं होगा बल्कि एपीलेट ट्रिब्यूनल में ही होगा, ठीक है। अपील टू हाई कोर्ट, नाउ अब क्या होता है कि मान लीजिए अगर आप एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी या डायरेक्टर से नाराज़ हो तो अपने जाता है एपीलेट ट्रिब्यूनल के पास। अब सपोज़ एपीलेट ट्रिब्यूनल से भी नाराज़ है, ठीक है, उसने भी सही डिसीजन नहीं लिया है, तो अपने जा सकता है लास्ट कौन, हाई कोर्ट, ठीक है। तो क्या कहता है, द हाई कोर्ट विद इन द जुरिस्डिक्शन ऑफ विच द अग्रीव पार्टी ऑर्डिनरीली रिसाइड्स और कैरीज ऑन बिजनेस और पर्सनली वर्क्स फॉर गेन, यानी कि अपने कौन से हाई कोर्ट में जा सकता है, जहाँ वो अग्रीव्ड पार्टी रहता है या फिर जहाँ उस अग्रीव्ड पार्टी का बिजनेस चल रहा है, उस जुरिस्डिक्शन में जो हाई कोर्ट प्रेजेंट है वहाँ अपने जा सकते हैं। या फिर अगर मान लीजिए सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ अगर मेरा कोई केस चल रहा है तो फिर उसमें भी जहाँ अग्रीव्ड पार्टी का घर है या उसका बिजनेस है, तो उसी जगह पे, उसी जुरिस्डिक्शन पे जहाँ हाई कोर्ट है वहाँ पे अपील फाइल कर सकते हैं। कितने दिनों के अंदर अंदर फाइल कर सकते हैं, अग्रीव्ड पर्सन बाय एनी डिसीजन या ऑर्डर ऑफ एपीलेट ट्रिब्यूनल फाइल एन अपील टू द हाई कोर्ट within 60 days from the date of communication of the decision या order on question of law and fact। ध्यान रखना, ऐसे ही जाके अपील फाइल नहीं कर सकता, अगर लॉ या कोई फैक्ट की वजह से अगर हम लोग अग्रीव्ड हुए हैं तभी जाके अपने हाई कोर्ट के पास जाके फाइल कर सकता है। फॉर एन एग्जांपल, अगर मान लीजिए अपीलेट ट्रिब्यूनल ने कोई डिसीजन लिया एंड वी थिंक कि नहीं, अकॉर्डिंग टू लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल ने गलत डिसीजन लिया है क्योंकि लॉ ये नहीं कहता है, लॉ कुछ और कहता है, तो अपने हाई कोर्ट को जाके अपील फाइल कर सकते हैं। 60 डेज़ के अंदर फाइल नहीं किया तो फर्दर 60 डेज़ और मिलता है, तो यानी 60 + 60 120 डेज़ टोटल मिलता है अपील फाइल करने के लिए। नेक्स्ट स्पेशल कोर्ट, नाउ होता क्या है, पामला की वजह से बहुत सारे केसेस होते हैं, तो अब जो नॉर्मल कोर्ट है इंडिया में उसमें ऑलरेडी इतने पेंडिंग केसेस है कि वो सब केसेस को और ला दे तो वो लोग के लिए सब बर्डन सम बन जाता है। तो गवर्नमेंट ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या किया, ये किया विद कंसल्टेशन ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट के साथ मिल के उसने कुछ स्पेशल कोर्ट खोला है बहुत सारे जुरिस्डिक्शन में, जो पर्टिकुलरली ये पामला का जो क्राइम्स है उसको डील करता है, ठीक है। तो यही है ये स्पेशल कोर्ट। नाउ जुरिस्डिक्शन ऑफ स्पेशल कोर्ट, Section 44 clearly provides for the offences triable by special court. It overrides the provision of CCP and provides that trial of offence punishable under Section 4, याद है 3 साल से 7 साल या 3 साल से 10 साल, and fine. An offence punishable under Section 4 and any scheduled offence committed under this act shall be tried by the special court constituted for the area in which the offence has been committed। यानी जहाँ पे क्राइम हुआ है उस लोकेशन में अगर स्पेशल कोर्ट प्रेजेंट है तो वही उस केस को डील करेगा।
द स्पेशल कोर्ट ट्राइंग अ शेड्यूल्ड ऑफेंस बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट शैल कंटिन्यू टू ट्राई सच शेड्यूल ऑफेंस। ठीक है, यानी इस एक्ट से पहले अगर स्पेशल कोर्ट उस केस को डील कर रहा है तो वो उसी केस को अभी भी डील करता रहेगा। केसेस बहुत सालों तक चलती है, इसलिए ये लॉ वैसे बनाया हुआ है। Cognizance of offence under Section 3 by Special Court. A special court may, upon a complaint made by authority authorized in this behalf, take cognizance of offence under Section 3 without the accused being committed to it for trial. यानी कि स्पेशल कोर्ट अपने अंडर केस ले सकता है विदाउट द एक्यूज्ड बीइंग कमिटेड टू इट फॉर ट्रायल। नेक्स्ट, ट्रांसफ़र ऑफ शेड्यूल्ड ऑफेंस टू स्पेशल कोर्ट। यानी अगर कोई केस स्पेशल कोर्ट के बाहर चल रहा है तो फिर उस केस को ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा स्पेशल कोर्ट के पास। ठीक है, नाउ नेक्स्ट, सेम पावर एज दैट ऑफ स्पेशल कोर्ट फॉर ट्रायल ऑफ ऑफेंस। यानी सीसीपी एक्ट के अंदर जो पावर्स दिया हुआ है वही सेम पावर स्पेशल कोर्ट को भी दिया जाएगा। ठीक है, नाउ ये एक्सप्लेनेशन क्या है, पॉइंट नंबर 1 और 2 नया ऐड हुआ है। ठीक है, अमेंडमेंट से, द जुरिस्डिक्शन ऑफ स्पेशल कोर्ट वाइल डीलिंग with the offence under this act during investigation, inquiry or trial under this act shall not be dependent। ठीक है, यानी स्पेशल कोर्ट अगर कोई ऑफेंस को डील कर रहा है, कोई ट्रायल ले रहा है, तो वो डिपेंडेंट नहीं होगा कोई और ऑर्डर से। देखिए, एनी ऑर्डर पास्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ शेड्यूल्ड ऑफेंस। ठीक है, एंड द ट्रायल ऑफ बोथ सेट्स। यानी मान लीजिए किसी बंदे ने दो गलती की है, एक तो वो स्पेशल कोर्ट में डील हो ही रहा है और उसने कुछ और भी क्राइम किया है, मान लीजिए मनी मामला, ब्लैक मनी तो चुराया है, प्लस उसने कोई मर्डर भी किया है, तो दोनों एक अलग अलग केस माना जाएगा, दोनों को जॉइंट ट्रायल नहीं माना जाएगा। ठीक है, ऑफेंसेस जो है उसको अलग अलग मिलेगा। नाउ नेक्स्ट, द कंप्लेंट shall be deemed to include any subsequent complaint in respect of further investigation that may be conducted to bring any further evidence, oral or documentary, against any accused person involved in respect of offence for which complaint has already been filed, whether named in the original complaint or not। यानी अगर फर्दर इन्वेस्टिगेशन और पे अगर कोई दूसरा चीज़ भी हाथ आता है तो उसे भी अपने मतलब लाइक जैसे फर्स्ट टाइम कंप्लेंट फाइल किया जाता है वैसे ही ट्रीट करेंगे। द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 44 शैल नॉट बी डीम्ड टू अफेक्ट द स्पेशल पावर ऑफ हाई कोर्ट फॉर रिगार्डिंग बेल्स। ठीक है, यानी हाई कोर्ट चाहे तो बेल वेल कर सकता है। ये अपने नेक्स्ट ये वाले में पढ़ेंगे, नेचर ऑफ ऑफेंसेस कमिटेड अंडर द एक्ट। यानी कि सेक्शन 45 प्रोवाइड्स दैट द ऑफेंस अंडर द एक्ट शैल बी कॉग्निजेबल एंड नॉन बेलेबल। तो पहले तो ये कह देता है कि किसी को बेल नहीं मिलेगा, नॉन बेलेबल होगा जो भी ऑफेंस इस एक्ट में हुआ है, बट फर्दर बाद में बोलता है कि रिलीज़ किया जा सकता है अनलेस द पब्लिक प्रोसिक्यूटर हैज़ बीन गिवन एन अपॉर्चुनिटी टू अपोज। यानी वो चाहे तो जो एप्लीकेशन फाइल हुआ है फॉर बेल उसको अपोज कर सकता है, एंड वेयर पब्लिक प्रोसिक्यूटर opposes the application, the court is satisfied that there are reasonable grounds for believing that he is not guilty। ठीक है, reasonable grounds चेक करेगा कोर्ट, and that he is not likely to commit any offence while on bail। यानी जब बेल पे उसको रिहा किया जाएगा तो उस दौरान भी वो कोई बाहर निकल के कोई दूसरा ऑफेंस नहीं करेगा। ठीक है, एक्सेप्शंस, यानी बेल तो नहीं मिल सकता बट एक्सेप्शंस क्या है देख लीजिए। अगर कोई बंदा 16 साल का या उससे कम है तो, अगर वो वुमेन है तो, या फिर अगर कोई सिख या infirm or is accused either on his own or along with other co-accused for money laundering, या फिर एंड जिस पे 1 करोड़ से कम रुपए का ब्लैक मनी का केस हुआ है, तो उस पे स्पेशल कोर्ट चाहे तो बेल दे सकता है। ठीक है, ध्यान रखना स्पेशल कोर्ट। सो 3 चीज़ है, अगर 16 साल का है तो बेल मिल सकता है, वुमेन है तो बेल मिल सकता है, सिख है तो मिल सकता है, सॉरी 4 चीज़ है। या फिर अगर कोई बंदा किसी खुद से या किसी और के साथ मिल के कोई क्राइम किया है जिसका अमाउंट 1 करोड़ से कम है तो भी बेल मिल सकता है। ठीक है, नाउ कॉग्निजेंस ऑफ ऑफेंस, द स्पेशल कोर्ट कैन नॉट टेक कॉग्निजेंस ऑफ एनी ऑफेंस अंडर द एक्ट अनलेस अ कंप्लेंट इन राइटिंग इज मेड बाय डायरेक्टर या एनी ऑफिसर ऑफ सीजी या एसजी इन राइटिंग। ठीक है, नाउ इन्वेस्टिगेशन बाय पुलिस ऑफिसर shall investigate into an offence under this act only when specifically authorized by central government by a general or special order and subject to such condition as may be prescribed। यानी पुलिस ऑफिसर can't interfere without the permission of central government।
ठीक है, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट डायरेक्ट करेगा पुलिस ऑफिसर्स को, तभी वो इंटरफेयर करेगा। नेक्स्ट, सेक्शन 46 provides that the provision of code of criminal procedure shall apply to the proceedings before special court and a special court shall be deemed to be court of session। ठीक है, ये वही कह रहा है, स्पेशल कोर्ट यानी सीसीपी या सीसीपी यानी स्पेशल कोर्ट, दोनों सेम पावर रहेगा। नाउ सेक्शन 47 empowers the high court to exercise all the powers granted under CCP related to appeal and revision on a high court as if a special court within the local limits of the jurisdiction of the high court were a court of session trying cases within the local limits of the jurisdiction of the high court। Next, reciprocal arrangement for assistance in certain matters, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। करस्पॉन्डिंग लॉ, ये डेफिनेशन है जो कि आना तो नहीं है, बट हाँ ये जो है सेकंड डेफिनेशन, ऑफेंस ऑफ क्रॉस बॉर्डर इम्प्लीकेशन, दिस इज़ रियली इंपॉर्टेंट। तो क्या कहता है, पहले ऊपर वाला देखता है। करस्पॉन्डिंग लॉ मीन्स एनी लॉ ऑफ एनी फॉरेन कंट्री करस्पॉन्डिंग टू एनी ऑफ द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट और डीलिंग विद ऑफेंसेज इन दैट कंट्री करस्पॉन्डिंग टू एनी ऑफ द शेड्यूल्ड ऑफेंस। यानी इंडिया में पामला लॉ की तरह फॉरेन में कोई और लॉ है, उसी को बोल रहा है करस्पॉन्डिंग लॉ। ठीक है, नेक्स्ट, ऑफेंस ऑफ क्रॉस बॉर्डर इम्प्लीकेशंस मीन्स एनी कंडक्ट बाय अ पर्सन at a place outside India which constitutes an offence at that place and which would have constituted an offence specified in part A, B and C of the schedule had it been committed in India, and if such person transfers in any manner the proceeds of such conduct or part thereof to India। Number 2, any offence specified in part A, B, C of the schedule which has been committed in India and the proceeds of crime or part thereof have been transferred to a place outside India or any attempt has been made to transfer the proceeds of crime or part thereof from India to a place outside India। दोनों पॉइंट 1 और 2 में क्या डिफरेंस है, दैट इज़ रियली इंपॉर्टेंट, अच्छे से समझते हैं। पॉइंट नंबर 1 क्या कहता है, एनी कंडक्ट बाय अ पर्सन एट अ प्लेस आउटसाइड इंडिया। ठीक है, यानी अगर कुछ भी हुआ है एट अ प्लेस आउटसाइड इंडिया, ठीक है, इंडिया के बाहर अगर कुछ भी हुआ है, एंड विच वुड हैव कंस्टिट्यूटेड एन ऑफेंस, यानी इंडिया के बाहर कुछ ऐसा हुआ है जो कि पार्ट ए, बी और सी में भी माना जाता, अगर ऑफेंस माना जाता अगर वो इंडिया में होता, एंड ठीक है, एंड इफ सच पर्सन ट्रांसफर्स इन एनी मैनर द प्रोसीड्स ऑफ सच कंडक्ट और पार्ट देयर ऑफ टू इंडिया। यानी कि एक बंदा इंडिया के बाहर है, वो कुछ ऑफेंस कर देता है जो कि अपना इंडिया में पार्ट ए, पार्ट बी और पार्ट सी में वो ऑफेंस इन आता है, या फिर वो ऑफेंस कर देता है फॉरेन कंट्री में और उस पैसे को, एंड लिखा है सॉरी, इसके साथ साथ वो ऑफेंस करता है और उस पैसे को इंडिया में ट्रांसफ़र करता है, ट्रांसफ़र करता है। ठीक है, पर्सन ट्रांसफ़र इन एनी मैनर द प्रोसीड्स ऑफ सच कंडक्ट और पार्ट देयर ऑफ टू इंडिया, तो उसे अपने ऑफेंस माना जाएगा। उस ऑफेंस का नाम है ऑफेंस ऑफ क्रॉस बॉर्डर। ठीक है, तो वो इंडिया में भी ऑफेंस माना जाएगा। सेकंड पॉइंट क्या कहता है, एनी ऑफेंस स्पेसिफाइड इन पार्ट ए, बी और सी। सेकंड पॉइंट में बोलता है अगर कोई फॉरेनर इंडिया में बैठ के कमिट कर देता है कोई क्राइम एंड द प्रोसीड्स ऑफ क्राइम और पार्ट देयर ऑफ हैव बीन ट्रांसफर्ड टू अ प्लेस आउटसाइड इंडिया, या फिर एनी अटेम्प्ट, इसमें अटेम्प्ट भी आ जाता है। पॉइंट नंबर 1 में अटेम्प्ट वाला वर्ड नहीं लिखा था, पॉइंट नंबर 2 में अटेम्प्ट भी लिखा है। हैज़ बीन मेड टू ट्रांसफर द प्रोसीड ऑफ क्राइम और पार्ट देयर ऑफ फ्रॉम इंडिया टू अ प्लेस आउटसाइड इंडिया। यानी पार्ट 1 में पार्ट ए, बी और सी में ऑफेंस तो करता ही है, प्लस वो ट्रांसफ़र भी करता है, ट्रांसफ़र सक्सेसफुल होना चाहिए इंडिया में, तो उसे अपने ऑफेंस माना जाएगा। पार्ट 2 में क्या कहता है कि वो ऑफेंस किया है विच इज़ कवर्ड इन पार्ट ए, बी, सी, प्लस वो ट्रांसफ़र भी किया है आउट ऑफ इंडिया कोई पैसा, या अगर वो अटेम्प्ट भी किया है तब भी उसे अपने ऑफेंस माने जाए। पार्ट 1 में क्या है, अटेम्प्ट किया है तो फिर अपने ऑफेंस नहीं माना जाए। मान लीजिए अटेम्प्ट किया और फेल हो गया तो फिर इंडिया का उससे लेना देना ही नहीं है, वो फिर वो फॉरेन कंट्री जो है वो डील करेगा जो भी डील करना है। ठीक है, अपने कुछ नहीं बोलेंगे उसमें। बट इंडिया में रह के अगर वो ट्रांसफ़र किया है या अटेम्प्ट भी किया है अगर उस पैसे को फॉरेन में ले जाने का, तो भी उसे अपने ऑफेंस मानेंगे। एक्सप्लेनेशन, नथिंग कंटेन्ड इन दिस क्लॉज shall adversely affect any investigation, inquiry, trial or proceedings before any authority before the commencement of मामला। ठीक है, एग्जाम्पल है ये एग्जाम्पल, ठीक है ये कर लेते हैं। ये अटेम्प्ट वाला ही क्वेश्चन, ये एग्जाम अटेम्प्ट वाला जो मैंने आपको बताया था, ये
वर्ड जो एक अलग से दिया हुआ अटेम्प्ट, ये पार्ट नंबर 2 पे है, ठीक है। ध्यान रखना, फॉरेन से इंडिया में अगर पैसे ला रहा है तो ये अपने उसे ऑफेंस मानेंगे, बट इंडिया में अगर वो पैसे ले जा रहा है या अटेम्प्ट भी किया है अगर, ठीक है, तो उसे अपने ऑफेंस मानेंगे। तो दो केस हो जाता है इस डेफिनेशन में, ऑफेंस ऑफ क्रॉस बॉर्डर इम्प्लीकेशंस। तो इसी के रिलेटेड ये एग्जाम्पल 2 है, ये एग्जाम्पल 2 आप अपने आप पढ़ लीजिएगा, तब आप अच्छे से रिलेट कर पाओगे, ठीक है। ये यहाँ तक है। नाउ नेक्स्ट अगला क्या है, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 55 कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट means any country or place outside India in respect of which arrangement have been made by CG with the government of such country through a treaty or otherwise। यानी कि मान लीजिए इंडिया और यूएसए दोनों मिल के एक ट्रीटी बनाता है और बोलता है कि ठीक है, अगर आपकी कंट्री में कोई ब्लैक मनी और कुछ केस होगा तो आप, और हमें कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप हमें हेल्प करिएगा, और हमारी कंट्री में अगर कुछ ऐसा होता है जिससे आपको हेल्प चाहिए, किसी का डेटा या इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो हम आपको उसमें हेल्प करेंगे। तो दोनों मिलके एक समझौता करता है, उसी को अपनी ट्रीटी बोलते हैं, ठीक है। तो ये जिसके साथ अपने समझौता कर लेता है उसको कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट कहते हैं। तो यानी यूएसए को अपनी कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट कहेंगे, ठीक है। ये समरी है। तो अग्रीमेंट विद फॉरेन कंट्रीज सेक्शन 56, द सीजी मे एंटर इनटू एन अग्रीमेंट विद द गवर्नमेंट ऑफ एनी कंट्री आउटसाइड इंडिया फॉर, किस चीज़ के लिए अग्रीमेंट कर सकता है, दो चीज़ों के लिए अग्रीमेंट कर सकता है। इन्फोर्सिंग द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट, यानी इस एक्ट के हिसाब से अगर कोई चीज़ उसे एनफोर्स करना हो आउटसाइड इंडिया तो उसके लिए, या एक्सचेंज ऑफ इन्फॉर्मेशन, ठीक है। और गवर्नमेंट चाहे तो इसको नहीं, सॉरी, हाँ यही था। नेक्स्ट, द सेंट्रल गवर्नमेंट मे बाय नोटिफिकेशन इन ऑफिशियल गैजेट डायरेक्ट दैट द एप्लीकेशन ऑफ दिस चैप्टर इन रिलेशन टू अ कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट with which reciprocal arrangement have been made shall be subject to such conditions, exceptions or qualification as are specified in the said notification। So ये समरी दिया हुआ है, ठीक है, ये वाला पार्ट। नेक्स्ट, लेटर ऑफ रिक्वेस्ट टू अ कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट इन सर्टन केसेस, यानी कि अब मान लीजिए हमें कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए किसी दूसरे कंट्री से, तो उसके लिए लेटर लिखना पड़ेगा ना, तो उसका क्या प्रोसीजर है, ये लिखा हुआ है। इश्यू ऑफ लेटर ऑफ रिक्वेस्ट बाई स्पेशल कोर्ट, स्पेशल कोर्ट ही डील करता है मामला के केसेस को, फॉर इन्वेस्टिगेशन टू अ कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट इफ इन द कोर्स ऑफ एन इन्वेस्टिगेशन इनटू एन ऑफेंस और अदर प्रोसीडिंग्स अंडर दिस एक्ट एन एप्लीकेशन इज मेड टू स्पेशल कोर्ट by the investigating officer or any officer superior in rank to investigating officer that any evidence is required in connection with investigation into an offense under this act and he is of the opinion that such evidence may be available in place in a contracting state and the special court on being satisfied that such evidence is required। यानी इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर या कोई और ऑफिसर जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर से बड़ा है रैंक पे, और उनको लगता है इन्वेस्टिगेटिंग करते वक्त कि इस पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन हम लोग को यूएसए में मिलेगा, क्योंकि ये बंदा यूएसए भी गया था, ठीक है, क्राइम किया था, तो हम लोग को पूरा इन्फॉर्मेशन के लिए यूएसए भी कुछ छानबीन करना होगा। तो क्या करता है वो लोग, स्पेशल कोर्ट को बोलता है, और स्पेशल कोर्ट को लगता है कि हाँ ये इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर सही बोल रहा है, हम लोग को यूएसए से कुछ इन्फॉर्मेशन लाना होगा। तो आगे क्या करता है, तो फिर स्पेशल कोर्ट लेटर लिखता है, किसको लिखता है, यूएसए को, ठीक है। अंडर दिस एक्ट में इशू अ लेटर ऑफ रिक्वेस्ट भेजता है। अब यूएसए को रिक्वेस्ट तो भेजता है, बट कैसे भेजता है, यूएसए के जो कोर्ट है उसको भेजता है स्पेशल कोर्ट, ठीक है। रिक्वेस्ट टू अ कोर्ट और एन अथॉरिटी, कोर्ट या अथॉरिटी जो भी है, इन द कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट, यानी जिसके साथ अपना ट्रीटी बना हुआ है उन्हीं कंट्रीज़ को सिर्फ भेज सकता है, जिसके साथ ट्रीटी नहीं बना हुआ है, फॉर एग्जाम्पल पाकिस्तान, तो फिर अपने कुछ नहीं कर सकते। तो रिक्वेस्ट क्या चीज़ के लिए कर सकता है, एग्जामाइन फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंसेज ऑफ द केस, टेक सच स्टेप्स एज स्पेशल कोर्ट मे स्पेसिफाई इन सच लेटर ऑफ रिक्वेस्ट या फॉरवर्ड ऑल एविडेंस so taken or collected to the special court issuing such letter of request। Now special court will request to the court of contracting state specifying कि हमें सारा एविडेंस और इंफॉर्मेशन चाहिए जो आपके कंट्री में है अवेलेबल फॉर दिस पर्टिकुलर केस और दिस पर्टिकुलर इंडिविजुअल, इसके रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन है प्लीज़ हमें प्रोवाइड करिए। तो फिर वो प्रोवाइड करता है। नाउ मोड ऑफ कम्युनिकेशन, द लेटर ऑफ रिक्वेस्ट शैल बी ट्रांसमिटेड इन सच मैनर एज सीजी में स्पेसिफाई, सीजी जैसे बोलेगा उस हिसाब से अपने को लेटर बिल्ड करना होगा। नेचर ऑफ एविडेंस, एवरी स्टेटमेंट रिकॉर्डेड और डॉक्यूमेंट और थिंग रिसीव्ड शैल बी डीम्ड टू बी एविडेंस कलेक्टेड ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन, यानी जो भी इंफॉर्मेशन अपने को कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट से मिलेगा उसे अपनी एक तरीके से एविडेंस ही मानेंगे, ठीक है। ये समझ दिया है। असिस्टेंस टू अ कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट इन सर्टेन केसेस, सेक्शन 58, ये अमेंडमेंट है कि ये नया इंक्लूड हुआ है, सेक्शन 58 पहले नहीं था, May 21 ऑनवर्ड से ही नया है। क्या कहता है, where a letter where a letter of request is received by central government
फ्रॉम अ कोर्ट और अथॉरिटी इन कॉन्ट्रैक्टिंग स्टेट रिक्वेस्टिंग फॉर इन्वेस्टिगेशन, द सीजी मे फॉरवर्ड सच लेटर टू स्पेशल कोर्ट। अब ये उल्टा केस हो गया कि यूएसए से हम लोग को लेटर मिलता है, ठीक है, यूएसए के जो कोर्ट है या कोई अथॉरिटी है उससे अपने को लेटर मिलता है सेंट्रल गवर्नमेंट को कि हमें इन्फॉर्मेशन चाहिए इंडिया से, तो सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करता है, वो स्पेशल कोर्ट को सेंड कर देता है वो लेटर एज फॉर एग्जीक्यूशन ऑफ सच रिक्वेस्ट इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट, और स्पेशल कोर्ट को बोल देता है कि अब आप इसे इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करिए, ठीक है। नेक्स्ट ये समरी है वापस, एग्जाम्पल्स आप अपने आप देख लीजिएगा, ये एग्जाम्पल है इसमें सेक्शन 59 पे आते हैं, रेसिप्रोकल अरेंजमेंट फॉर प्रोसेसेस एंड असिस्टेंस फॉर ट्रांसफर ऑफ एक्यूज्ड पर्सन, section 59, where a special court in relation to an offence punishable under section 4 desires that a summon या a warrant arrest a summon for any other person या a search warrant is required issued by it shall be served and executed at any place in a contracting state यानी यूएसए जिसके साथ अपना ट्रीटी बना, it shall send such summon or warrant in duplicate in such form to such court, ठीक है, या जज या मैजिस्ट्रेट through such authorities as CG may by notification in this behalf prescribe, यानी अब अपने चाहे तो किसी के खिलाफ समन निकाल सकते हैं, उसको अरेस्ट करवा के भी ला सकते हैं, या सर्च वारंट किसी बंदे को ढूंढने के लिए भी सर्च वारंट भी दिया जा सकता है। विजय माल्या के साथ जैसे अभी हो रहा है उसे भी मंगवाया जा रहा है, ट्राई किया जा रहा है इंडिया में, बट वो बंदा भी आम आदमी नहीं है, वो भी अपना ताकत लगा रहा है, इसलिए इतना टाइम लग रहा है। सो आगे बढ़ते हैं, रिकवरी ऑफ फाइन और पेनल्टी, सेक्शन 62, बहुत ही बढ़िया सेक्शन है। सेक्शन 62 क्या कहता है कि अगर मान लीजिए आप किसी बंदे के घर पे बार बार बिना कोई वजह सर्च वारंट निकाले जा रहे हैं, सर्चिंग किए जा रहे हैं, तो उसे भी तो एक सोसाइटी में उसका भी नाम ख़राब होता है, तो वो क्या करता है, अगर आप बेफालतू का सर्च वारंट निकालता है बार बार, तो फिर उस केस में क्या होता है कि जो ऑफिसर है उसे जेल हो सकता है, अगर वो बेफालतू का कोई सर्च वारंट निकाले, कब तक जेल हो सकता है, 2 साल के लिए जेल हो सकता है, या फिर उसे फ़ाइन भी लग सकता है जो कि 50,000 रुपये तक हो सकता है, या फिर जेल और फाइन दोनों लग सकता है, ठीक है। नेक्स्ट, पनिशमेंट फॉर फॉल्स इन्फॉर्मेशन और फेलियर टू गिव इन्फॉर्मेशन, यानी फॉल्स इन्फॉर्मेशन दिया या फेलियर टू इन्फॉर्मेशन, एनी पर्सन विलफुली और मैलिशियसली यानी सोचा समझा हुआ साजिश गिव्स फॉल्स इन्फॉर्मेशन एंड सो कॉजिंग एन अरेस्ट और सर्च टू बी मेड अंडर दिस एक्ट शैल ऑन कन्विक्शन बी लाइबल फॉर इम्प्रिजनमेंट, ठीक है, जेल हो सकता है 2 साल या 50,000 रुपये का फाइन या दोनों। इफ़ एनी पर्सन being legally bound to state the truth, यानी सच्चाई बोलना है उसको, और वो रिफ्यूज़ कर देता है तो आंसर एनी क्वेश्चन पुट हिम टू एन बाय एन अथॉरिटी, यानी कोई अथॉरिटी उससे पूछा कि बताओ सच्चाई क्या है, और वो मना कर देता है कि नहीं मैं नहीं बताऊंगा, या फिर रिफ्यूजेस टू साइन एनी स्टेटमेंट, ठीक है, कोई स्टेटमेंट साइन करने के लिए मना कर देता है, या फिर टू हुम अ समन इज़ इशूड, यानी उसे बुलाया गया था, समन मतलब यही है, कोर्ट में बुलाते हैं ना हाजिरी देने के लिए, तो वही है, अ समन इज़ इशूड अंडर सेक्शन 50 either to attempt to give evidence or produce books of accounts or other documents at certain place and time, omits to attend or produce, यानी मना कर देता है वो बुक्स या एविडेंस देने के लिए, तो उसका क्या है, पेनल्टी लगेगा 500 रुपये से लेके 10,000 रुपये तक फॉर ईच सच डिफ़ॉल्ट, यानी एक बार मंगवाया उसे समन किया गया, वो मना कर दिया 10,000 रुपये फ़ाइन, दूसरी बार मंगवाया फिर मना कर दिया फिर 10,000 रुपये फ़ाइन, ऐसे, ठीक है, तो फॉर ईच फेलियर बोला है। नेक्स्ट, no order under this section shall be passed by an authority unless the person on whom the penalty is proposed to be imposed is given an opportunity of being heard, ठीक है, बोल के यानी opportunity of being heard देना चाहिए। नेक्स्ट, a person who intentionally disobey any direction issued under section 50, ठीक है, shall also be liable to proceed against under section 174 of Indian Penal Code, यानी जानबूझ के अगर वो ऐसा कुछ करता है तो उस पर और भी केस लड़ा जाएगा अंडर सेक्शन 174 ऑफ इंडियन पेनल कोड के हिसाब से, उस पर केस फाइल होगा। नेक्स्ट, कॉग्निजेंस ऑफ ऑफेंस, सेक्शन 64, नो कोर्ट शैल टेक कॉग्निजेंस ऑफ एनी ऑफेंस एक्सेप्ट विद द प्रीवियस सैंक्शन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट के अलावा, मतलब जब तक सेंट्रल गवर्नमेंट ना बोले, ठीक है, तब तक कोई भी कोर्ट उस ऑफेंस को एंटरटेन नहीं करेगा, ट्रायल नहीं लेगा। द सीजी शैल बाय एन ऑर्डर आइदर गिव सैंक्शन और रिफ्यूज़ to give sanction within 90 days of the receipt of request in this behalf, यानी 90 दिन के अंदर अंदर सीजी अपना फैसला बता देगा कि उस ऑफेंस को ट्रायल पे लिया जाए या नहीं, अगर कोर्ट ले लिया है तो। कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीड्योर क्या कहता है, एक मिनट कितना है, कोड ऑफ
criminal procedure. The provision of Code of Criminal Procedure shall apply insofar as they are not inconsistent with the provision of this act to arrest, search, seizure, attachment, confiscation. ठीक है, यानी अप्लाई किया जाएगा और नहीं माना जाएगा कि कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर को अपने मान नहीं रहे अपने. इट विल बी डीम दैट द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर इज बीइंग फॉलोड. डिस्क्लोजर ऑफ इंफॉर्मेशन क्या कहता है? द डायरेक्टर और एनी अदर ऑफिसर स्पेसिफाइड बाय हिम by a general or special order in this behalf may furnish to cause to be furnished to any officer, authority or body performing any function under any law relating to imposition of any tax duty. ठीक है, यानी कि क्या होता है पामला के अंदर जो डायरेक्टर या कोई अथॉरिटी है या ठीक है, अगर उन लोगों को बोला जाता है कि आपने जो पामला के अंदर जो केस लड़ा इन्वेस्टिगेट किया है उस दौरान अगर आपने कोई इन्फॉर्मेशन गैदर किया है तो वो शेयर कर सकता है टैक्स अथॉरिटी के साथ या कोई भी और अथॉरिटी के साथ. ठीक है, या सच अदर ऑफिसर और अथॉरिटी अंडर एनी अदर लॉ. ठीक है, कोई भी लॉ के अंडर विच इज़ बेनिफिशियल फॉर पब्लिक इंटरेस्ट. ठीक है, तो वो शेयर कर सकते हैं इन्फॉर्मेशन, यानी एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में इन्फॉर्मेशन शेयर हो सकती है. ठीक है, मोटा मोटी यही बात है. रिकवरी ऑफ फाइन और पेनल्टी वेयर एनी fine or penalty imposed on any person, ठीक है, is not paid, ठीक है, within 6 months from the date of imposition of fine or penalty, the director or any other officer authorized by him in this behalf may proceed to recover the amount as income tax authority अपना अमाउंट रिकवर करता है. उसी तरीके से डायरेक्टर और एनी अदर ऑफिसर जो कि ऑथराइज्ड है वो भी उसी तरीके से अमाउंट रिकवर कर सकते हैं. ठीक है, इफ़ इट इज़ नॉट पेड विद इन 6 months तब. नेक्स्ट, ऑफेंसेस बाय कंपनीज. नाउ कंपनीज ने अगर कोई ऑफेंस किया है तो क्या होता है? द पर्सन कमिटिंग अ contravention of any of the provisions of this act or any rule, direction or order made thereunder is a company. ठीक है, every person who at the time the contravention was committed was in charge of and was responsible to the company for the conduct of the business of the company as well as the company shall be deemed to be guilty. यानी कंपनी भी गिल्टी माना जाएगा प्लस वो बंदे लोग भी गिल्टी माने जाएंगे जो उस समय उस कंपनी को चला रहे थे, यानी कि वो इंचार्ज थे उस कंपनी के. ठीक है, नाउ इसमें एक्सेप्शंस है. अगर डायरेक्टर, मैनेजर या केएमपी को अगर उस ऑफेंस उस चीज़ के बारे में अगर नॉलेज नहीं था और उन लोगों ने पूरी ड्यू डिलिजेंस निभाया है तो फिर उनको गिल्टी नहीं माना जाएगा. नाउ फर्दर पॉइंट नंबर 2 में क्या बोला जाता है कि मान लीजिए अगर डायरेक्टर या एनी अदर पर्सन, मैनेजर या सेक्रेटरी बोलता है कि हम लोग नेगलेक्ट हो गए थे अपने काम के पीछे, यानी ध्यान नहीं दिए, तो वो एक एक्सेप्शंस में नहीं माना जाएगा. इवन इफ़ यू आर नेगलेक्ट एट योर वर्क तब भी आप ही का ही रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है. तो यानी कि डायरेक्टर, मैनेजर और सेक्रेटरी या अदर ऑफिसर का ही रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि उन्हें नेगलेक्ट नहीं होना चाहिए था. सो दे शैल बी लायबल टू बी प्रोसीडेड अगेंस्ट एंड पनिश्ड अकॉर्डिंगली. ठीक है, नेक्स्ट, कंपनी का मीनिंग दिया हुआ है. कंपनी इंक्लूड्स फर्म और अदर एसोसिएशन या बॉडी कॉर्पोरेट्स या इंडिविजुअल्स. वेरी इंपॉर्टेंट. और डायरेक्टर मीन्स फर्म के कोई डायरेक्टर या पार्टनर में. ठीक है, नेक्स्ट, एक्ट टू हैव ओवरराइडिंग इफेक्ट. The provision of this act shall have effect notwithstanding anything inconsistent therewith contained in any other law for the time being force. इस लाइन का बहुत भारी मतलब है. इसका मतलब ये है कि अगर आईबीसी एक्ट अगर आपने पढ़ा है तो, ठीक है, आईबीसी एक्ट अगर आपने पढ़ा है तो उसमें क्या मोनोटोरियम लग जाता है. तो मोनोटोरियम जब लग जाता है आईबीसी एक्ट के हिसाब से तो उस दौरान कोई भी केस और नहीं चलता, सब कुछ रुक जाता है. बट इस एक्ट में, पामला एक्ट में, ये चीज़ का एग्जम्पशन है. ठीक है, नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड. ठीक है, दैट मीन्स कि आईबीसी एक्ट में जो मोनिटोरियम रखता है उसे भी नहीं माना जाएगा. इनफैक्ट उस केस में भी पामला एक्ट का केस चल सकता है, यानी मोनिटोरियम का कोई मतलब सेंस नहीं रह जाएगा. मोनिटोरियम के समय भी अपना पामला का जो केस है वो ट्रायल चल सकता है. ठीक है, कंपनी ये नहीं कह सकता कि हम लोग ये अभी मोनिटोरियम पीरियड चल रहा है. ठीक है, सो पामला उसमें चल सकता है. Next, continuation of proceedings in the event of death or insolvency. ठीक है, where any property of a person has been attached under section 8 and no appeal against the order has been preferred, या फिर any appeal has been
preferred to appellate tribunal and in case such person dies या insolvent हो गया हो या in case such person dies or is adjudicated and insolvent during the pendency of the appeal, then it shall be lawful for the legal representatives of such person or the official assignee, यानी हो सकता है उसने किसी official person को अपॉइंट करके रखा हो तो वो या फिर official receiver, तीनों ही यानी लीगल रिप्रेजेंटेटिव या उसके ऑफिशियल असाइनी या ऑफिशियल रिसीवर में prefer an appeal to the appellate tribunal or as the case may be to continue the appeal before the appellate tribunal in place of such person. ठीक है, यानी चाहे तो अपील फाइल कर सकता है या उस चीज़ को कंटिन्यू कर सकता है बिफोर एन एपीलेट ट्रिब्यूनल. ठीक है, अगर उस बंदे का डेथ हो जाता है या वो इंसॉल्वेंट डिक्लेयर हो जाता है किसी भी वक्त ड्यूरिंग अपील. ठीक है, नेक्स्ट, वेयर आफ्टर पासिंग अ डिसीजन और ऑर्डर बाय एपीलेट ट्रिब्यूनल नो अपील हैज़ बीन प्रेफर टू अ हाई कोर्ट और सच अपील हैज़ बीन प्रेफर टू हाई कोर्ट. यानी कि अपीलेट ट्रिब्यूनल ने आप डिसीजन दे दिया और उस दौरान अपील फाइल कर दिए हाई कोर्ट को या फिर अपील फाइल नहीं भी किया हाई कोर्ट को, तब भी चाहे तो लीगल रिप्रेजेंटेटिव, ठीक है, या ऑफिशियल असाइनी या ऑफिशियल रिसीवर चाहे तो अपील फाइल कर सकता है हाई कोर्ट को. ठीक है, यानी कि हाई कोर्ट को अपील फाइल किए हो उससे मरने से पहले या नहीं किए हो उसके मरने के बाद या इंसॉल्वेंट के बाद, तब भी चाहे तो हाई कोर्ट को अपील फाइल कर सकते हैं. ठीक है, नेक्स्ट, कंक्लूजन. सिम्फनिंग ऑफ फंड, दिस इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है इस कंक्लूजन से. यस, आई एम राइट, कंक्लूजन से क्वेश्चन आ सकता है बिकॉज दिस कंक्लूजन इज इंपॉर्टेंट. पहला ही क्वेश्चन आया था, बहुत पहले का बात है. ठीक है, तो क्वेश्चन ऐसे फ्रेम किया हुआ था कि डज मनी लॉन्ड्रिंग मीन्स सिम्फनिंग ऑफ फंड. तो आंसर पे अपने को लिखना होगा नो, जस्ट नॉट सिम्फनिंग ऑफ फंड. It actually refers to a whole process or an entire system by which money is actually generated from serious crime as listed above, but they are given such shape, यानी उसे ऐसा शेप दे दिया जाता है that it looks like it has originated from legitimate source, यानी कि सही रास्ते से आया है ऐसा लगता है. The point to note is that the volume of money generated by above activity is very huge. Obviously बहुत huge amount में black money generate किया जाता है, but the question remains how does it affect us. The answer lies in observing the continuous increase in terrorism. जो अभी दिल्ली में जो वो क्राइम हुआ था किसान के समय, किसान आंदोलन के समय, ठीक है, लाल किले में जो झंडा लगाया जाया था, ये सब. ठीक है, एंड वी कैन नॉट इग्नोर इन टू द फैक्ट दैट सच एक्टिविटीज़ नीड ह्यूज फंडिंग. ऑब्वियसली केरल से उसे कुछ फंडिंग मिला गया था ऐसा मालूम चला है कुछ सोर्सेज से, बट आई एम नॉट श्योर वेरी मच. So, to curb these criminal activities, one needs to follow and hit at this generation and utilization of revenue. ठीक है, यानी इस ये जो रेवेन्यू है इसे कर्ब करना पड़ेगा. सो पामला 2002 एम्स टू अचीव दिस. पामला से अपने इसे चाहे तो रोक सकते हैं. सो मनी लॉन्ड्रिंग इज सिंपली गिविंग शेप टू द फाइनेंशियल स्ट्रक्चर रिक्वायर्ड एंड जनरेटेड from serious crimes as listed above. For example, a criminal may deposit all his money into a bank or purchase a fixed deposit or even buy a property, but sudden appearance of such transaction invites the attraction of one and all, hence may be restored to money laundering by making such cash purchases from the market and then selling the goods in the legal manner, and at the end create an impression that money has come from the sales and not from the criminal activities. तो ऐसा लगता है कि मनी असली में सेल से, वो जो बिल्डिंग या प्रॉपर्टी सेल किया उससे पैसा रिसीव हुआ, ऐसा नहीं लगता कि हाँ वो असली में क्राइम मनी से पैसा रिसीव किया. सो इसी चीज़ को रोकने के लिए पामला एक्ट इन्फोर्स किया गया है. ठीक है, और ये पामला एक्ट इन्फोर्स करते वक्त इंडिया ने फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का भी राय लिया था, जो कि एक इंटरनेशनल गवर्नमेंट बॉडी ने फ्रेम किया था. ठीक है, सो यही है, हेंस अपना ये चैप्टर फिनिश होता है. इसके बाद क्वेश्चन बैंक है. ठीक है, आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो और थैंक यू फॉर वॉचिंग.